नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन स्टेट क्लासेस में। साथियों, आज हम हर्षवर्धन काल से संबंधित साहित्य शिक्षा के बारे में जानेंगे। कौन सी साहित्य शिक्षा की, जो कि हर्षवर्धन जी के बाद में ऐसे कौन से साहित्यकार थे जिन्होंने उनके बारे में हमें जानकारी दी। क्योंकि हम हर्षवर्धन काल के बारे में अगर जान रहे हैं तो उनसे संबंधित हमें और भी अगर कोई जानकारी मिलती है तो उसके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि पेपरों में उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं हर्षवर्धन काल। इसमें हम जानेंगे, क्योंकि सम्राट हर्ष भाई अपने आप में बहुत बड़े विद्वान थे, क्योंकि उनके द्वारा लिखित 3 नाटक हैं, जिनमें नागानंद है, प्रियदर्शिका है, रत्नावली है। ये सम्राट अशोक के द्वारा खुद निर्मित नाटक हैं। और उनकी जानकारी हमें जो साहित्य की जो जानकारी मिलती है वो उसके बाद में जो रचनाकार थे कौन थे, वाण भट्ट जी, जो कि इनके दरबारी थे। ठीक है, उनकी रचनाओं से हमें हर्षवर्धन काल से संबंधित साहित्य की जानकारी मिलती है। उसके बाद में जो विवरण मिलते हैं वो मिलते हैं हेनसांग जी के द्वारा। इन्हीं दोनों इतिहासकारों के माध्यम से ही हमें हर्षवर्धन काल की सबसे ज्यादा जानकारियां मिलती हैं और इनसे ही संबंधित सवाल पेपरों में पूछे भी जाते हैं। तो शुरू करते हैं साहित्य शिक्षा के बारे में। भाई ये समझ लीजिए, हर्षवर्धन जी साहित्य में बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन अब आप ये कहोगे कि जी हर्षवर्धन जी का समय तो 600 ईस्वी के आसपास में था। भाई 606 से तो शासन किया था 647 तक। तो आप ये 11वीं सदी के बारे में हमें क्यों बता रहे हैं? वो इसलिए बता रहे हैं ताकि पेपरों में अगर ये पूछ लिया जाए, क्योंकि ये जो कवि हैं इन्होंने हर्ष जी की तुलना दूसरे कवियों से की है। तो पेपरों में हो सकता है ये चीज पूछ ली जाए कि कौन से कवि ने हर्ष जी को कौन से कवियों की श्रेणी में रखा है। तो इसके लिए जो हर्षवर्धन से संबंधित क्वेश्चन हैं, ये वाक्य हैं जो कि पेपरों में क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। देखो, 11वीं सदी में एक गुजराती कवि थे। कौन थे? गुजराती कवि सोडल। इन्होंने एक रचना करी थी। रचना कौन सी की थी इनके द्वारा? अवंत सुंदरी कथा। सोडल जी की रचना है अवंत सुंदरी कथा। इस कथा में या इस नाटक में या इस ग्रंथ में इन्होंने क्या कहा था कि विक्रमादित्य मुंज, जो कि पूर्व मध्यकाल और वर्धन जी के बाद के समय के हैं। तो इन्होंने क्या, मुंज और भोज, ये बहुत बड़े कवि थे। सम्राट होने के साथ साथ ये भी कवि थे। तो इन्होंने ये जो कवि हैं यानी मुंज और भोज, अब गुजराती कवि सोडस जी ने क्या कहा, हर्ष को भी इन्हीं की श्रेणी में रखा है। इन्होंने इन्हें इनकी श्रेणी में रखा और कहा कि भाई जिस प्रकार ये साहित्यकार थे, कवि थे, उसी प्रकार हर्ष भी इन्हीं की श्रेणी के अच्छे विद्वान थे, क्योंकि ये भी विद्वान थे। तो इनसे संबंधित ये वाक्य पेपरों में पूछा जा सकता है। तो समय 11वीं सदी है, जो कि हर्षवर्धन जी के बहुत काफी समय बाद की है। कवि गुजराती हैं, इनका नाम सोडल है और इन्होंने लिखी थी रचना अवंत सुंदरी कथा। इसमें इन्होंने जो प्रशंसा की है, जो अच्छे विद्वानों के बारे में कहा कि भाई ये बहुत अच्छे विद्वान थे, कौन थे? मुंज और भोज जी के बारे में। तो इन्होंने ये भी कहा था कि इन्हीं की तरह इनकी श्रेणी में सम्राट हर्ष को भी रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी बहुत बड़े विद्वान थे। इनके बारे में ये जानकारी। अब इनके बाद में इति सिंह, ये क्या है? इति सिंह जी चीनी यात्री हैं। चीनी ये यात्री थे जो कि यहाँ पर आए थे, हिंदुस्तान में भ्रमण के लिए आए थे, शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए थे। इन्होंने भी, क्योंकि ये 672 ईस्वी के आसपास में भारत में आए थे, जबकि हर्ष जी का शासन उस समय समाप्त हो चुका था। लेकिन ये भी हर्ष जी के बारे में बहुत सारी हमें जो जानकारी देते हैं वो महत्वपूर्ण, वो कौन कौन से उनके बारे में हम जान लेते हैं। जैसे कि ये कहते हैं, ये जो जानकारी देते हैं वो ये देते हैं कि दरबार में, हर्ष जी के दरबार में वाण भट्ट जी थे। यानी अब ये जानकारी दे रहे हैं जो कि हर्ष के बाद के हैं, कि भाई इति सिंह जी के द्वारा ये हमें ये जानकारी दे रहे हैं जो कि भाई हर्ष काल से संबंधित है। तो इनके ये क्या जानकारी देते हैं उनके बारे में भी हमारा दायित्व बनता है कि हम जाने कि आखिर
हर्षी के बारे में ये क्या क्या जानकारियां हमें देते हैं जो कि पेपरों में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो ये कहते हैं कि सम्राट हर्ष के दरबार में बाणभट्ट जी विद्वान थे। ठीक है, विद्वान थे। अब बाणभट्ट जी ने हर्ष काल में कौन कौन सी रचनाएं की उनके बारे में जानते हैं। देखो, बाणभट्ट जी की कौन सी रचनाएं? कादम्बरी, हर्षचरित, पूर्व पीठिका, चंडी शतक, ये वो रचनाएं हैं जो कि बाणभट्ट जी ने की हैं। इनसे हमें हर्षकालीन प्रमाणों के बारे में जानकारियां मिलती हैं। इसके अलावा यहां पर समझने की, देखो, इसके अलावा, इनके अलावा समझ लीजिए, जिस प्रकार बाणभट्ट जी हैं उसी प्रकार म्यूर और मतंग दिवाकर भी दरबारी थे। सबसे पहले जो दरबारी, जो प्रमुख कवि थे वो बाणभट्ट जी, उनके बाद में म्यूर और मतंग दिवाकर भी इनके दरबारी विद्वान थे, यहां आप उन्हें कवि भी मान सकते हैं। म्यूर जी ने, यह जानकारी हमें कौन दे रहा है? यहां पर गौर करने वाली बात है, यह जानकारी हमें इति संघ दे रहे हैं। इति संघ जी हमें यह जानकारी दे रहे हैं कि म्यूर ने सूर्य शतक की रचना की। क्या? सूर्य शतक, ये म्यूर जी की रचना है। और इनके समय में, सम्राट हर्ष के समय में, उड़ीसा के जयसेन विद्वान थे। मेरे प्यारे साथियों, उड़ीसा के जयसेन विद्वान थे हर्ष जी के समय में, उस समय। और हर्ष जी ने इनके लिए क्या 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 चीजें करी थी उनके बारे में जानते हैं कि 80 नगर, सम्राट हर्ष जी ने 80 नगरों की आय इनको देनी चाहिए। क्या देनी चाहिए? आय देनी चाहिए कि भाई आप अपनी 80 नगरों की आय हम आपको देंगे, आप जो चाहें वो करिए। लेकिन इन्होंने मना कर दिया, वो आय नहीं ली। इनका जो विवरण है हर्ष काल की जानकारी देता है। मैंने आपको यही चीज बताई, हमें जहां से भी सम्राट हर्ष के बारे में जानकारी मिलेंगी, उनसे संबंधित होंगी, तो वो हर्षवर्धन काल के संबंधित हम जरूर जानेंगे, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो भैया हर्ष काल की जानकारी देता है। इनका अंग्रेजी अनुवाद, इस विवरण का अंग्रेजी में जो अनुवाद किया था वो जापानी बौद्ध थे तक्कुसु ने अंग्रेजी में इसका विवरण दिया है। किसका? इसका विवरण, हर्षकालीन जो है इनका अंग्रेजी में विवरण दिया है जापानी ने। अंग्रेजी में क्या नाम से? ए रिकॉर्ड ऑफ द बीस्ट रिलीजन नाम से। तो हमें हर्षकालीन विवरण, जो कि इति सिंह जी की घटना है, और इति सिंह नामक व्यक्ति ने ही, यानी एक इति सिंह ये थे और एक इति सिंह थे जिन्होंने इसका विवरण, यानी हर्ष का विवरण, या फिर इसे ये समझ लीजिए इति सिंह का विवरण जो कि हर्षकालीन जानकारी देता है, इसका अनुवाद जापानी बौद्ध तकुसु ने ए रिकॉर्ड ऑफ द बीस्ट रिलीजन के नाम से किया है। हमें यहां से ये जानकारियां मिलती हैं और इनसे संबंधित पेपरों में क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप बड़ी आसानी से उनका जवाब दे दोगे। दूसरा, हेनसांग जी, जो कि यात्रा के लिए भारत आए थे, जो कि सिल्क रोड के माध्यम से आए थे, जो कि कजाकिस्तान और सिंध साम्राज्य से होती हुई भारत में प्रवेश करते हैं। ये भ्रमण के लिए आए थे, शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए थे, और इन्होंने हर्षवर्धन काल में बहुत सारी जानकारियां हमारे इतिहास के, यानी हर्षवर्धन जी के इतिहास के बारे में दी हैं। इनसे कौन कौन से महत्वपूर्ण ऐसे वाक्य हैं जो कि पेपरों में पूछे जा सकते हैं, उनसे संबंधित हम जानकारी लेते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, हेनसांग जी की रचना जो जीवनी है, हेनसांग जी की जीवनी किसने लिखी? उनके मित्र थे हिनली, इनके मित्र थे हिनली, उन्होंने हेनसांग की जीवनी लिखी, सबसे महत्वपूर्ण वाक्य। उसके बाद में जॉनविल जो कि एक अंग्रेजी हैं, जॉनविल जी के द्वारा
अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। अब ये अंग्रेजी में अगर अनुवाद कर रहे हैं तो हम यह कह सकते हैं कि एक अंग्रेजी विद्वान के द्वारा इनका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। उनका नाम क्या था? जॉनविल। इन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया। हेनसांग जी को, मेरे प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन पेपरों में पूछा गया है और काफी विद्यार्थी इसमें इस क्वेश्चन को देखकर कंफ्यूज होता है, परेशान हो जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि हेनसांग जी के बहुत सारे नामों से इन्हें जाना जाता है और वो कौन कौन से ऐसे नाम हैं उनके बारे में हम जानते हैं। जैसे कि हेनसांग जी को युआन चवांग शाक्य मुनि, जबकि शाक्य मुनि गौतम बुद्ध जी को भी कहा जाता है, लेकिन हेनसांग को भी शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है। और यात्रियों का राजकुमार, ये क्वेश्चन काफी बार पेपरों में पूछा भी गया है। ठीक है, अब हमें हेनसांग जी के नामों के बारे में पता चल गया, उन्हें किन किन नामों से जाना जाता है। ठीक है, ये हेनसांग जी का विवरण मैं आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इन्होंने हर्षवर्धन काल से संबंधित बहुत सारी जानकारी इतिहास में हमें दी है और इनसे संबंधित भी पेपरों में कुछ भी पूछा जा सकता है क्योंकि ये हर्षकाल के समय में थे। ठीक है, तो इनके अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण वाक्य है उनके बारे में हम जानेंगे ताकि कोई भी वाक्य हमसे ना छूटे। ठीक है, अब इनका जो नाम थे वो हमें पता चल गई कि युआन चुआंग शाक्य मुनि यात्रियों का राजकुमार इन्हें कहा जाता है। दूसरा, ये भारत में 629 ईस्वी के कहीं कहीं पर 630 ईस्वी भी आता है, इसलिए मैंने दोनों समय बता दिए कि 629 और 630 के आसपास में ये भारत आए थे। और ये भारत से गए कब थे? तो 644 ईस्वी के आसपास। लगभग इन्होंने 15 वर्ष तक यहाँ पर भ्रमण भी किया और शिक्षा ग्रहण भी की। भ्रमण में इन्होंने मंदिर देखे, चैत्य देखे, बिहार जो हर्षकाल से विहार थे, ठीक है ना, सरायों को जो निर्माण था, इन्होंने वो सारी चीजें देखी। हमारी धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सारी संस्कृति का भी इन्होंने अनुभव किया, उसका ज्ञान लिया। ठीक है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी और वो किस नाम से थी? सीयूकी। सीयूकी नाम से। सीयूकी के बारे में, पुस्तक के बारे में कई बार पेपरों में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जो हेनसांग की कौन सी रचना है। तो सीयूकी इन्होंने पुस्तक लिखी और इसमें क्या क्या जानकारियां दी हैं? तो भारतीय राजनीति के बारे में इन्होंने जानकारी दी है, समाज के, धर्म के, अर्थव्यवस्था के, शिक्षा के, साहित्य के बारे में इन्होंने लिखा है। क्योंकि जब ये भ्रमण करते रहे, ज्ञान प्राप्त करते रहे, शिक्षा प्राप्त करते रहे और इन्होंने देखा कि हमारे समाज में क्या क्या चीजें घटित होती हैं, तो इन सब का विवरण इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा और इन्हीं के आधार पर हमें हर्षकालीन इतिहास के बारे में भी अच्छी खासी जानकारियां मिलती भी हैं। ठीक है, ये स्थल मार्ग से आए थे, ये क्वेश्चन भी पेपरों में पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको जानकारी दी। ये स्थल मार्ग से आए थे, चीन, कजाकिस्तान और सिल्क मार्ग के माध्यम से, यानी स्थल मार्ग के माध्यम से भारत में आए थे और जल मार्ग के माध्यम से, यानी इधर ताम्रलिपि से होते हुए कंबोडिया और इधर होते हुए ये थाईलैंड वगैरह होते हुए अपने चीन वापस लौट गए थे। तो आए थे स्थल मार्ग से, गए जल मार्ग से। उस समय चीन का शासक कौन था जब ये गए? तो ताइसुंग। ताइसुंग उस समय चीन के शासक थे, इसलिए हमें उनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेने की जरूरत है। ये हो सकता है ये पेपरों में पूछ लिया जाए। ठीक है, तो वो ये जो भारत को ये क्या कहते थे ताइसुंग? यिंतु के नाम से भारत को कहते थे, यानी जानते थे। ये भारत को यिंतु कहकर पुकारते थे। अब थानेश्वर में हेनसांग ने क्या करा था? सबसे पहले जो शिक्षा ली थी वो थानेश्वर में जयगुप्त नाम के बौद्ध विद्वान से इन्होंने शिक्षा ली। सबसे पहले इन्होंने थानेश्वर में जयबुद्ध नाम के बौद्ध विद्वान से इन्होंने शिक्षा ली और उसके बाद में ये 637 ईस्वी में नालंदा गए थे। और जहां ये नालंदा गए थे तो उस समय क्या था? नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा में ही नालंदा विश्वविद्यालय था जो कि बिहार में है। उस समय इसके आचार्य थे शीलभद्र। कब? जब हेनसांग जी शिक्षा के लिए वहां पहुंचे थे। ये अपने विवरण में क्या कहते हैं कि सिंध के राजा थे, ये उन्हें शूद्र बताते हैं। सिंध के राजा को ये शूद्र कहते हैं और क्या चीजें बताते हैं, ये कब पहुंचे थे, इनके समय में क्या चीज घटी थी, तो वो
उसने कन्नौज में, इन्होंने क्या देखा था अपनी यात्रा के दौरान कि कन्नौज में धर्मसभा हुई थी, ठीक है ना, कन्नौज में होती थी धर्मसभा, और प्रयाग में छठी, ये जो छठे थे ना, छठी मोक्ष परिषद में इन्होंने भाग भी लिया था, छठे मोक्ष परिषद में इन्होंने भाग लिया था, ठीक है। और उसने ये क्या कहते हैं, शिलादित्य जो कहा जाता है किसको, हर्ष को शिलादित्य कहा जाता है। शिलादित्य किसने कहा था, वो भी हेनसांग जी ने। ये क्वेश्चन पेपरों में पूछा गया है काफी बार। इनके अनुसार हेनसांग जी कहते हैं, हेनसांग जी के अनुसार वर्णमाला में ये 47 अक्षर बताते हैं, और शिक्षा का पहला केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय को, क्या, शिक्षा का पहला केंद्र, हर्षवर्धन काल से संबंधित शिक्षा का पहला केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय, और दूसरा शिक्षा का जो केंद्र बताते हैं वो है वल्लभी, शिक्षा का दूसरा केंद्र ये वल्लभी बताते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं आपको इति सिंह, हर्षवर्धन और उनसे संबंधित जो विद्वान थे उन्होंने महत्वपूर्ण जो वाक्य दिए थे उनके बारे में आपको जानकारी मिली होगी। इनसे संबंधित अगर पेपरों में कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो आप उसका आसानी से जवाब दे दोगे। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उस पर जाकर मेरी पुरानी वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।